Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss our very important process questions of July 2018 education subject. So today I'm going to start from question number, part 16. And in the previous sessions, we have completed part 15 in which we have completed 75 questions. And today I'm going to start from the question number 76. The basic purpose of educational supervision is to, क्या basic purpose था किस चीज का educational supervision का? Ensure better results of students in the board examination, या फिर ensure effective teaching learning ambience in the school, ensure maximum attendance of learners in the school, or ensure compliance of set rules and the procedures. It's very simple. क्वेश्चन में पूछा है पर्पस, किस चीज का एजुकेशनल सुपरविजन, दैट मीन्स सुपरविजन किस में चाहिए, आपको एजुकेशन में चाहिए. एजुकेशन में सुपरविजन करने के सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों के अच्छे नंबर लाना, इट्स नॉट एजुकेशन सुपरविजन. इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो आपके स्कूल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए. जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो चीजें वो ग्रेस्प कर रहे हैं, उनकी स्किल्स वगैरह डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही है. सो इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट आपका बनता है दैट द इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एम्बियंस इन द स्कूल. सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट लाना या मैक्सिमम अटेंडेंस होना लर्नर्स की, या सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को करना इम्प्लीमेंट, इट्स नॉट अ गुड थिंग. बट द एजुकेशन सुपरविजन का मतलब ये कि जो आपका एजुकेशन वाला पार्ट है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एम्बियंस होना है स्कूल के अंदर. दिस इज अ मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन. Next question, which is very important question in the statistics part. If the deviation of a score from the mean is given as 10 and standard deviation is 5. अब आपको मीन कितना गिवन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना गिवन है 5. ठीक. What will be the t score from the concerned raw score? जो raw score आपको given है उसको आपको t score निकालना है, right? So t score का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 10z plus 50. So हमारे पास मीन है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट हमारे पास z नहीं है जो हमें निकालना है. तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले अपना z स्कोर निकालेंगे. तो z स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन कितना है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 5. सो हम कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा z स्कोर 2. 5 2 जा 10. सो हमारा z कितना हो गया 2. अब आप ये देखिए कि जो 10z लिखा है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 10 और z के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है प्लस 50. सो t इज इक्वल टू, हमें पता चल गया हमारा z कितना है 2 प्लस 50. t इज इक्वल्स टू 20, 10 2 जा 20 प्लस 50. कितना आंसर आया आपका 70, विच इज योर आंसर. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है. बस आपको पहले z स्कोर निकालना होता है. z स्कोर का फॉर्मूला होता है मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कैटेगरीज दी हुई है टेस्ट की और हमें डिस्क्रिप्शन दिया है. सो अगर आपको पता है कि टेस्ट किस किस चीज में इस्तेमाल होता है, कैसे इनको हम यूज करते हैं, तो आपके लिए इसका डिस्क्रिप्शन देख के आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे. तो मैं पहले इसका एक छोटा छोटा सा आपको दे देती हूँ. स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं, जो आपके बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, जो हमारे स्कूल्स में लिए जाते हैं हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए. दैट मीन्स आपके टर्मिनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स. क्योंकि ये स्कूल में बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए गए होते हैं कि आपके सेमेस्टर्स में आपने क्या पढ़ा है, टीचर्स ने आपको क्या पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है. दैट्स कॉल्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड टेस्ट. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है उसकी अपनी पोजीशन के बेसिस पे, कंपेयर करना इंडिविजुअल्स को. दिस इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी भी बच्चे की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट. क्राइटेरिया ऑन रेफरेंस टेस्ट, जब आपने एक क्राइटेरिया बना दिया उसके बाद आपने उन बच्चों को कंपेयर किया. रॉ स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. आपने स्टैंडर्ड बना दे कि नेट में 60% से ऊपर ही बच्चे मेरिट पे जाने के लिए एलिजिबल होंगे. सो 40% फर्स्ट पेपर में निकालना इंपॉर्टेंट है. तभी जाके दैट मीन्स अब आपने यहाँ से बच्चों को एक आपने एक कंपेयरिंग दे दी कि इसके बाद ही बच्चे सिलेक्ट करेंगे. जिस बच्चे का 40% का स्कोर होगा फर्स्ट पेपर में वही मेरिट में जा सकता है, अनलेस नहीं जा सकता. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया. दैट मीन्स कि आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया. फिर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि अगर कोई बच्चे इसको चेक पढ़ना चाहें तो इजीली देख सकते हैं. डायग्नोस्टिक फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस है जब आप कंपेयर करेंगे. प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, आपने एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर लिया, फिर उसके बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फॉर्म ऑफ टेस्ट रिक्वायर, या इसको इस आंसर चीज में कहाँ से लिखा था मैंने,
Yeah, in schools in regard to the students' achievement ensures accountability for the teachers and has the ability to inform instruction for the educators. इनके बेसिस पे आपको पता चल जाता है बच्चा अगर कहीं वीक है तो आप उसे कहाँ से इंस्ट्रक्शन देना है आपको. ये डेवलप किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ताकि आप बच्चे की ऑब्जेक्ट आप अपने बच्चे को अच्छे से चेक कर सकें. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जब आप बच्चे को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना इंडिविजुअल्स को उनके रिलेटिव पोजीशंस के बेसिस पे. तो अब हम देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपका आता है developed by the experts, administered and scored by using an objective procedure. Norm reference test जब आप कंपेयर करते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आपको बच्चे की स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस चेक करनी है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जब आप रॉ स्कोर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स आपका सेकेंड वाला पार्ट है वो क्लियर है, वही हमारा आंसर है. यस, दिस इज योर आंसर. So next question, and which is very important question, it belongs to your statistics part in research aptitude. A multiple choice test consists of 50 test items. The difficulty values of items vary in a narrow range with an average value of 0.48. Average value हमें given है 0.48. ठीक है, टेस्ट ने वेरिएंस कितना दिया हमें 81 वेरिएंस गिवन है. व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है. तो ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे इसको, अगर आपको इसका तरीका पता है, फॉर्मूला पता है कौन सा लगाना है, तो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे. तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ आइटम्स क्या है आपका, के मान लेते हैं हम. वो कितना गिवन है हमें 50, राइट. तो हमारा के कितना है 50, यहाँ लिख लेती हूँ. के कितना हो गया 50 नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, फिर आता है आपका एवरेज ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू. कितनी दे रखी है डिफिकल्टी वैल्यू विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ 0.48. ठीक है, डिफिकल्टी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, डिफिकल्टी वैल्यू हमें गिवन है 0.48, राइट. और वेरिएंस हमें 81 गिवन है. मैं दिखा देती हूँ अभी आप लोगों को. वेरिएंस आपको गिवन है 81 एंड रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट उसने हमसे पूछा है. ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है. सो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, सो या वेरिएंस हम 81 के बिना रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हमसे पूछा है. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन के माइनस 1 1 माइनस एम, के माइनस एम अपॉन के इंटू वेरियंस. वेरियंस आपको गिवन है लेकिन हमारे पास मीन नहीं है. मीन आप कैसे निकालोगे, जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है और जो हमारी डिफिकल्टी वैल्यू गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, मीन. क्योंकि मीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 50 और डिफिकल्टी वैल्यू कितने गिवन है आपको 48. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 24.00. पॉइंट हम 2 के बाद लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 के बाद लगा हुआ है. तो एम कितना हो गया आपका 24. अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है. के हमें कितना गिवन है 50 और यहाँ आ जाएगा हमारा 50 माइनस 1 1 माइनस एम कितना है आपका 24. के कितना है 50 फिर 24 क्योंकि एम 24 है. के कितना है हमारा 50. वेरिएंस कितना गिवन है 81. ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 49. 50 में से 1 माइनस हुआ. ठीक है, 1 माइनस 24. अब ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लीकेशन में 50 में से 24 माइनस करेंगे कितना आता है आपका 26. 50 इंटू 81 को अभी हमें एज इट इज रखना है, बाद में देखते हैं इसको कैसे काटेंगे. ठीक है, यहां से हम ये कर सकते हैं 50 से 50 कट हो गया हमारा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हम काट सकते हैं. तो नहीं 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 नहीं, अभी नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे. अभी काट देंगे ना तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें यहाँ से पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है. अभी नहीं काटेंगे, अभी एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसके नीचे 1 एज्यूम करके 50 इंटू 81, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 81 माइनस 24 इंटू 26. ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 50 ओवर 49, 50 इंटू 81 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4050 माइनस 24 इंटू 26 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 624 अपॉन 50 इंटू 81, राइट.
समझ में आ रहा होगा आई विश आप लोगों को अच्छे से। इसे यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, अब आता है हमारा 50/49। हाँ, अब हम यहाँ से काट सकते हैं, 50 से हमने यहाँ से 50 कट कर दिया। ठीक है, इसमें इरेजर होगा, यस। ओके, तो अब हमारा क्या आता है निकल के, 4050 माइनस 624, 49 मल्टीप्लाई 81 में हो जाएगा हमारा। 4050 माइनस 624, देखो बहुत इजी प्रोसेस से मैं करा रही हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक बार आप खुद से अपने हाथ से करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा करना। अब बहुत आसान हो गया, अब आप इसको माइनस करके आंसर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3426। और 49 इंटू 81, जब हम इसको कट करेंगे ना, कट करके इसका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा आपका 0.86। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट में कैलकुलेशन करके भी दिखा सकती हूँ कमेंट सेक्शन पे। बाकी मैंने सब चीजें बहुत क्लियर करके दिखाई हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो मैंने ये सब पूरा करके दिखा दिया आपको क्वेश्चन, तो इसका हमारा आंसर होता है 0.86। So next is the percentile rank of a student on a test was found to be 67. एक बच्चे की 67 परसेंटाइल रैंक है, इट्स नॉट अ परसेंटेज, इट्स अ परसेंटाइल रैंक, राइट। किसी एक टेस्ट में बच्चे के 67 है, तो अब इसका क्या मतलब है, जो स्टूडेंट है उसने 67% मार्क्स स्कोर किया, नहीं, ये तो परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, बच्चे को कंपेयर करना, जो पहले वाले बच्चे, तो जिसने हाई स्कोर किया है ना उससे कंपेयर किया जाता है। फिर सब जैसे अगर गेस करो मेरे 97% मार्क्स आ गए, तो उसके बाद जितनी भी परसेंट आ जाएगी ना वो मेरे से कंपेयर करके निकाली जाएगी, दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल। ठीक है, इसे एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इट इज मेजर्ड टू फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज आर बिलो द स्कोर। आपके नीचे अब कितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपसे कंपेयर किए जाएंगे, बेसिकली रैंक कहलाई जाती है स्कोर की है। दिस मीन्स जो 67% है, या तो जिसका टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 67% आएगा, वो उसी रेफर किया जाएगा उसे पॉपुलेशन से। 33% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो हिज स्कोर, अबव हिज नहीं, अबव उसके आ जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। 67% स्टूडेंट स्कोर्ड अबव, नो, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बिलो मतलब अगर किसी बच्चे के 67% मार्क्स आए हैं तो स्कोर बिलो करेगा ना, स्कोर से और भी तो बच्चे होंगे ना जिनकी और ज्यादा परसेंटेज आई होगी। अगर किसी बच्चे के 67 परसेंटाइल आई है, सिर्फ परसेंटाइल है, दैट मीन्स जो 67% स्टूडेंट है उसके स्कोर से कम होंगे, बिलो होंगे, उसके स्कोर से ज्यादा नहीं होंगे। तो जो आंसर होगा हमारा वो यही होगा, 67% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो हिज स्कोर। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड आई विश आज का लेसन आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल हो, क्योंकि इसमें हमने स्टैट्स के 2 क्वेश्चन कंप्लीट भी किए हैं। एंड नेक्स्ट लेसन में इसके आगे के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। 80 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो हमारा जुलाई 2018 कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।